नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा ठाकुर आज के इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी अंतराल भाग 1 का चौथा अध्याय, जिसका नाम है आवारा मसीहा। लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। यह अंतिम पाठ है दूसरी पाठ्य पुस्तक का। तो चलिए शुरू करते हैं। आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। पाठ का सार मैं आपको विस्तार पूर्वक प्यारे बच्चों समझाऊंगी। ये थोड़ा सा लंबा है पाठ, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, सुने और समझने का प्रयास करें। विष्णु प्रभाकर विरचित जीवनी आवारा मसीहा में बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डाला है। ठीक है, ये बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके जीवन पर प्रकाश डाला है। शरत चंद्र के जीवन अनुभव ही उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त हुए हैं। यह बात इस जीवनी में उभर कर आती है। अब देखिए, बालक शरत चंद्र 3 वर्ष तक अपने माता पिता के साथ अपने ननिहाल में रहने के पश्चात अब वापिस जाने वाले थे। उनके पिता का नाम मोतीलाल यायावर होता है, घुमक्कड़ स्वभाव के थे और आजीविका कमाने के लिए कोई काम नहीं कर पाते थे। वे हर बार अफसर से झगड़कर नौकरी छोड़ देते थे। उन्हें नाटक, उपन्यास, कहानी आदि लिखने का शौक था, परंतु वे अपनी किसी भी रचना को पूरा नहीं करते थे। उन्हें चित्रकला का भी शौक था। उनकी लिखाई बहुत सुंदर थी और सौंदर्य बोध भी उच्च स्तर का था। घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, इसीलिए 3 वर्ष पहले शरत की माता का नाम है प्यारे बच्चों भुवनेश्वरी देवी, अपने पिता, अब ये जो नाना है उनका नाम है केदारनाथ, के घर पति और बच्चों के सहित आकर रहने लगी थी। इस प्रकार 3 वर्ष से शरत चंद्र, जगह कौन सी थी इसके, ननिहाल, भागलपुर में ही रहे। ननिहाल की आर्थिक दशा बिगड़ जाने के कारण भुवनेश्वरी को वापस अपने पति के साथ जाना पड़ रहा था। अब शरत के जो मामा थे उनका नाम है सुरेंद्र, उससे आयु में छोटे थे और उनके साथ खेलते घूमते थे। शरत का मामा नहीं चाहता था कि शरत वापस अपने गांव जाए। वे भावुक हो रहे थे और उन्हें वहां के पेड़ पौधों से अधिक प्यार हो गया था। शरत पेड़ पर चढ़ते और उसी पर सोने की सोचते। शरत चंद्र दुर्गाचरण एमए स्कूल की छात्रवृत्ति कक्षा में दाखिल करवाए गए। नाना स्कूल के मंत्री थे। उसे छात्रवृत्ति कक्षा 5वीं में दाखिला दे दिया गया था। ठीक है, नाना के स्कूल में ही, ठीक है, क्योंकि वो मंत्री थे और क्योंकि जब उसकी योग्यता उसमें नहीं थी। सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव, सद्गुरु और प्रकांड पंडित जैसी पुस्तकें पढ़नी पड़ी। कक्षा में पिछड़ने के कारण प्राय दंड मिलता और अपमानित भी होना पड़ता। बालक शरत चंद्र ने परिश्रम किया और कक्षा में योग्य बच्चों में अब वो गिना जाने लगा। शरत प्यारे बच्चों बहुत शरारती था। साहित्य से उसका पहला परिचय आंसू से हुआ और वो मानने लगा कि साहित्य का कार्य मनुष्य को दुख पहुंचाना है। छोटे नाना अघोरनाथ का बेटा, उनका विश्वास था कि विद्या का निवास गुरु के डंडे में है और वे उसका खुलकर प्रयोग भी करते थे। शरत की शरारतें तब भी समाप्त नहीं हुई। एक दिन गुरुजी बुखार के कारण पढ़ाने नहीं आ सके। नाना उन्हें देखने चले गए तो शरत बच्चों के साथ नाचने गाने लगे। एक रात शरत, मणिचंद्र, छोटे मामा देवी और नाना सो रहे थे कि अचानक कमरे में चमगादड़ का बच्चा आ गया। शरत और मणिचंद्र जाग गए। उन्होंने डंडा उठाकर चमगादड़ पर मारा जो दिए पर जा लगा। दिया गिरकर बुझ गया और तेल बिखर गया। मणिचंद्र और शरत कमरे के बाहर भाग गए और कमरे में अंधेरा छा गया और नाना जी की नींद खुल गई। घर के नौकर मुशाई से
से पूछा उन्होंने तो उसने पूछने पर बताया कि शरत और मणिचंद्र तो घर पर नहीं है, यह जरूर देवी का काम होगा। देवी को अस्पताल में बंद कर दिया गया। अगले दिन छोटे मामा देवी को रिश्वत देकर मनाना पड़ा। शरत के बड़े मामा ठाकुरदास बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर नजर रखते थे और बहुत कठोर थे। छोटा देवी प्रायः फंस जाता था और मार बेचारा खाता था। स्कूल में भी शरत शरारतें करता रहता था और भोला भाला बनता रहता था। अक्षय पंडित कुछ देर पढ़ाने के बाद तंबाकू पीने चले जाते तो शरत लड़कों को कहकर दीवार घड़ी को 10-15 मिनट तक आगे कर देता। एक बार तो घड़ी कुछ ज़्यादा ही आगे कर दी। पंडित जी को शक हुआ और उन्होंने एक दिन अचानक ही लौटकर बच्चों को घड़ी का समय बदलते हुए प्यारे बच्चों देख लिया। सारे बच्चे भाग गए, परंतु शरत चंद्र चुपचाप बैठा रहा। पंडित जी के पूछने पर उसने इतना ही कह दिया कि वो तो पढ़ रहा था, उसे कुछ भी पता नहीं है। सच्चाई तो यह थी कि शरत ने ही यह काम किया था, लेकिन जो है शरत की जो मासूमियत थी उससे यह नहीं लगता था। वह कक्षा का नेता बन गया और बचपन में शरत के शौक भी प्यारे बच्चों विचित्र थे। उसे उपवन लगाने का शौक था, परंतु यह काम जो है चोरी छिपे वह करता था, क्योंकि नाना लोग बच्चों को कठोर अनुशासन में रखते थे और पढ़ने के सिवा उनका अन्य कोई भी काम करना उचित नहीं मानते थे। वे बच्चों को सिखाते थे कि बच्चों को जोर जोर से बोलकर पढ़ना चाहिए। नियम तोड़ने पर बच्चों को दंड दिया जाता था, परंतु शरत सबकी आंखों में धूल झोंकने में निपुण थे। छात्रवृत्ति कक्षा पास करने के बाद वह अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुआ। उसे पतंग उड़ाने और गुल्ली डंडा खेलने में बड़ा मज़ा आता था। वह खेल में जीती वस्तुओं को प्रायः बच्चों में बांट देता था। उसे पिता का सौंदर्य बोध मिला था, इसीलिए अपने पढ़ने की चीज़ें सजा संभाल कर रखता था। वह अल्पाहारी था, ठीक है बच्चों, वह जो है कम खाना खाता था और शरीर का ध्यान जो है वह रखता था। एक दिन वह मणि के साथ नदी में स्नान करने गया। उन्हें किसी ने स्नान करते हुए देख लिया और घर पहुंचने पर मणि को मार पड़ी, परंतु शरत छोटी नानी के कहने पर गोदाम में 2 दिन तक छुपा रहा। लट्टू घुमाने, बाग से फल चुराने, पतंग की डोर का मांझा बनाने में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। उसे पिता के कमरे में एक पुस्तक संसार कोश मिली, जिसमें उसने बहुत सी जानकारियां हासिल की और सांप के काटे जाने का मंत्र भी था। उसमें लिखा था कि एक बेल की जड़ को सांप के सामने झुलाने से वह मर जाता है। साथियों सहित उसने एक सांप का बच्चा खोज निकाला और आगे जड़ झुलाई, परंतु वह मरा नहीं और फन फैलाकर खड़ा हो गया। बच्चे घबरा गए। मामा ने आकर सांप को लाठी से मार डाला। श्रीकांत और विलासी रचनाओं में शरत ने इस विद्या की पर्याप्त चर्चा की है। शरत प्यारे बच्चों एकांत प्रिय था। अकेले बैठकर सोचना उससे अच्छा लगता था। घोष परिवार के पिछवाड़े में बेल पत्तों से घिरे एक कमरे को उसने अपना तपोवन बनाया था और पास ही गंगा की धारा बहती थी। बहुत आग्रह करने पर वह अपने मामा सुरेंद्र को अपना तपोवन दिखाने को तैयार हुआ था। वह तपोवन में बैठकर प्रतिज्ञा करता कि मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा और मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। आसपास के शोर से मुक्त होकर वह गहन चिंतन करने तपोवन में जाता था। शरत ने अंक गणित में 100% अंक पाए थे और स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय था, जहाँ से लेकर शरत ने रविंद्र और बंकिम की रचनाएं पढ़ी। वह रचनाओं को पढ़ता ही नहीं था, समझता भी था। एक दिन अवकाश प्राप्त कर अध्यापक अघोरनाथ के साथ गंगा तट पर स्नान करने के लिए जा रहा था कि एक स्त्री के रोने का करुण स्वर उसे सुनाई पड़ा। शरत ने बताया कि वह दुखियारी का अंधा पति मर गया है और वो चुपचाप रो रही है। उसका रुदन सच्चा है। अघोर बाबू ने कलकत्ता पहुंचकर अपने मित्र को यह घटना बताई और उसने कहा कि अवश्य ही यह बालक मानव मन को समझकर श्रेष्ठ साहित्य रचेगा। नानाओं
के गांगुली परिवार में उसकी प्रतिभा का कोई ग्राहक न था। नाना केदारनाथ के चौथे भाई अमरनाथ पढ़े लिखे और शौकीन थे। उन्हें भी एक दिन अन्य बालकों की तरह बाल कटवाने पड़े। सिर पर केवल चोटी रह गई। अमरनाथ ही पहली बार प्रसिद्ध अखबार बंग दर्शन को प्यारे बच्चों घर लाए थे। बंकिम चंद्र भी पास के गांव कांडलापाड़ा के रहने वाले थे और उस गांव की लड़की गांगुली परिवार में ब्याह कर आई थी। परंतु वहां बंकिम जरा भी सम्मान नहीं पा सका। गांगुली परिवार में बंग दर्शन चोरी ले लाया जाता। भुवन मोहिनी के बाद वह शरद के पिता तक पहुंचता और अंत में कुसुम कामिनी की बैठक में पहुंचता। अमरनाथ की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। छोटे नाना अघोरनाथ की पत्नी कुसुम कामिनी अपने छात्रवृत्ति कक्षा की परीक्षा पास कर स्वयं ईश्वरचंद्र विद्यासागर से पुरस्कार उसने लिया था। जिस दिन कुसुम कामिनी की खाना बनाने की बारी न होती उस दिन साहित्य गोष्ठी होती और सभी को बंग दर्शन तथा अन्य प्रसिद्ध रचनाएं पढ़कर सुनाती थी। शरद ने साहित्य का पहला पाठ यहीं से प्राप्त किया था। प्यारे बच्चों, बंग दर्शन में ही टैगोर की पुस्तक आंख की किरकिरी पढ़कर इतना आंदोलित हुआ कि जीवन भर उसे भूल न सका। तभी से शरद टैगोर को अपना साहित्य गुरु मानने लगे थे। निश्चय ही शरद को साहित्यकार बनाने में कुसुम कामिनी की पाठशाला का प्रमुख योगदान रहा होगा। एक दिन इसी परिवार के एक व्यक्ति ने गुरुदेव की रचना प्रगतिर प्रतिशोध पढ़कर सुनाई। रविंद्र संगीत और साहित्य का बालक शरद पर गहरा असर पड़ा। शरद के पिता मोतीलाल घर जवाई थे और संवेदनशील होने के कारण वहाँ घुटन प्यारे बच्चों महसूस करते थे। वे बच्चों के साथ बच्चे बन जाते और शर्तों में उनका साथ देते, परंतु गांगुली परिवार के अनुशासन को उनका व्यवहार अनुचित लगता था। एक दिन अचानक केदारनाथ की पत्नी विंध्यावासिनी तांगा उलटने से घायल हो गई। इलाज के लिए कलकत्ता ले जाना जरूरी था। घर की आर्थिक तंगी थी। केदारनाथ ने मोतीलाल से कहा कि अब उसे अपने घर चले जाना चाहिए, वह उनके परिवार का खर्च और नहीं उठा सकते। इस प्रकार शरद अपने माता पिता के साथ एक दिन अपने गांव देवानंदपुर लौट गया। भागलपुर में शरदचंद्र की मित्रता प्यारे बच्चों राजू से हुई थी, जो राम रतन मजूमदार का लड़का था। मजूमदार बाबू ने डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के पद से त्यागपत्र दे दिया था और अब जो है वो भागलपुर आकर रहने लगे थे। राजू भी अपने परिवार के अनुशासन से तंग रहता। मजूमदार परिवार में नई रोशनी आ चुकी थी। वे चीनी मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते, मुसलमान बैरों के हाथ से कांच के गिलास में पानी पीते और मोजे पहनते, दाढ़ी रखते और क्लब जाते थे। रूढ़िवादी बंगाली परिवार में यह काम अपराध से कम नहीं थे। इसीलिए गांगुली परिवार मजूमदार परिवार का पड़ोसी होकर भी उससे कोई सरोकार नहीं रखता था। इस परिवार का एक लड़का राजू शरद की तरह शरारती और पतंगबाज था। शरद ने राजू को पतंगबाजी में हराकर अपना सिक्का जमाया और दोनों की प्यारे बच्चों मित्रता होगी। गांगुली परिवार ने इसका विरोध किया। राजू दुस्साहसिक कार्यों में शरद का मार्गदर्शक बन गया और अब अभिनय के प्रति दोनों का लगाव था और वास्तव में शरद को घर के बाहर जो प्रेरणा है वो राजू से ही मिलती थी। शरद चंद्र के दादा वैकुंठनाथ बंगाल के 24 परगना में महमूदपुर गांव के रहने वाले थे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो शरद के दादा थे उनका नाम था वैकुंठनाथ। जमींदार के कहने पर झूठी गवाही नहीं देने के कारण संभवतः उनकी हत्या करवा दी गई थी और उनकी पत्नी अपने नन्हे बेटे मोतीलाल को लेकर रातों रात देवानंदपुर में आ गई थी और जहां उनका भाई रहता था। कुछ समय पश्चात मोतीलाल की शादी केदारनाथ मिश्र की दूसरी बेटी भुवन मोहिनी से हो गई थी। मोतीलाल ने केदारनाथ के यहाँ रहकर मैट्रिक पास की और आगे पढ़ने के लिए अपनी चचिया ससुर अघोरनाथ के साथ पटना चले गए। मोतीलाल कॉलेज में अधिक समय न पढ़ सके और देवानंदपुर लौट कर नौकरी करने लगे। मामा की दी
जमीन पर उन्होंने घर बनाया और उसी में रहकर अपनी गृहस्थी चलाने लगे। कल्पना जी भी मोतीलाल शायद यही कहते थे। मुझे कल्पना की गोद में सिर रखकर सो जाने दो, मैं उस संसार को देखना चाहता हूँ जिसका यह प्रतिबिंब है। मोतीलाल की माँ साहसी सुगृहिणी थी प्यारे बच्चों, तो उनकी पत्नी शांत प्रकृति, निर्मल चरित्र और उदार वृत्ति की महिला थी। 15 सितंबर 1876 को देवानंदपुर में मोतीलाल और भुवनेश्वरी देवी के यहाँ जिस बालक का नाम जो शरद था उसने जन्म लिया। भुवन जब अपने मायके भागलपुर में रही तब भी परिवार में सबकी चहेती रही। वह कर्मठ, स्नेहशील, त्यागमयी नारी थी। 5 वर्ष की अवस्था में शरद चंद्र को प्यारी पंडित की पाठशाला में भर्ती करवाया गया। शरारती शरद ने एक बार पंडित जी की चिलम में तंबाकू के स्थान पर प्यारे बच्चों ईंट के टुकड़े रख दिए। एक लड़के ने पंडित जी को बता दिया। इससे पहले कि पंडित जी उसे पीटना प्रारंभ करते, वह उस लड़के को धक्का मारकर गिराकर भाग गया। पंडित जी के ने घर आकर जो है शिकायत की, शरद को माँ से बहुत मार पड़ी। शरद पढ़ाई में अच्छा था और पंडित जी के बेटे काशीनाथ का मित्र और सहपाठी था, इसीलिए वे उसकी शरारतों को प्रायः अनदेखा कर देते थे। काशीनाथ की बहन भी पाठशाला में पढ़ती थी, जिसे लोग धीरू कहकर पुकारते थे। शरद उसके साथ नदी की सैर करता, बागों से फल चुराता, पतंग उड़ाता और जंगल में घूमता। एक दिन वह पाठशाला के प्रमुख छात्र भोलू की देखरेख में पढ़ रहा था। पंडित जी ऊँघ रहे थे। शरद प्रश्न का उत्तर जानने के बहाने भोलू के पास गया और उसे पास पड़ी चूने की बोरी पर धक्का दिया और वहां पर उसको गिराकर भाग गया। पंडित जी के कहने पर सभी लड़के उसे पकड़ने के लिए भागे, लेकिन वह आम के झुरमुट में जा छुप गया। धीरू उसके लिए खाने में मूढ़ी लेकर गई और उसने पानी न लाने के कारण उसे भी पीट दिया। वास्तव में देवदास उपन्यास की पारो बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की लक्ष्मी पर धीरू का प्रभाव स्पष्ट है दिखता है। शरद कभी यात्रा मंडली में शामिल होकर कहीं निकल जाता और कई दिन बाद थक कर लौटता। वापस लौटकर मार खाता, फिर पाठशाला में बोधोदय और पचपाठ पढ़ने लगता। एक बार वह नाव में बैठकर कृष्णापुर गांव निकल गया, जहां रघुनाथ बाबा के प्रसिद्ध अखाड़ा था। वह कहीं कीर्तन करने लगा। वह वहां बार बार जाने लगा। तो सिद्धेश्वर भट्टाचार्य के बांग्ला स्कूल में भी उसका मन नहीं लगा। मोतीलाल को डिहरी आनसोन में एक नौकरी मिल गई। कुछ दिन शरद वहीं रहा और स्कूल नहीं गया। वह वहाँ नहर के किनारे घूमता, खिरनियाँ बटोरता, गिरगिट पकड़ता और घाट जाकर बैठ जाता। गृहदाह में इस स्थान के चित्र हैं। देवानंदपुर में उसे पुनः मछली पकड़ने का शौक पैदा हो गया। उसे पता चला कि बसंतपुर में मछली पकड़ने वाले छिप बनाने के लिए अच्छा बांस मिलता है, तो वहां जाने की सोचने लगा। नयन बागदी उसकी माँ से 5 रुपए उधार लेकर गाय खरीदने बसंतपुर जा रहा था, तो शरद भी जबरदस्ती साथ हो लिया। वे गाय लेकर रात को लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि जंगल में चोरों ने एक निर्धन भिखारी को लूट लिया है और मार डाला है। नयन बाल्दी ने उन्हें चुनौती दी और उनमें से एक को पकड़कर पीटा और शरद ने कहा कि वह उसे मार डाले। शरद ने उसे छुड़वा दिया क्योंकि चोर भी भूख का मारा था और दयनीय स्थिति में था। 3 वर्ष तक अपने नाना के परिवार में भागलपुर के रहने के बाद वह देवानंदपुर लौट आया। गांगुली परिवार की कट्टरता और कठोरता उसे कभी नहीं भाई। वह शरारती अवश्य था, परंतु बुद्धिमान भी था और एकांत में आत्मचिंतन भी करता था। वह हुगली ब्रांच स्कूल की 4वीं कक्षा में दाखिल हो गया। 2 पक्के कोस चलकर स्कूल जाता। गरीबी के कारण फीस जुटानी मुश्किल होती। वह आवारागर्दी करने लगा और लड़कों की टोली का सरदार बन गया। स्कूल जाना प्रायः छोड़ दिया। बागों से फल फूल चुराना, तालाबों से मछली पकड़ना उसकी अब आदत बन गई। वह गरीबों की सहायता भी करता था। एक गरीब व्यक्ति के इलाज के लिए 100 पैसा जुटाने हेतु उसने बहुत सी मछलियां तालाब से चुराकर बेच दी और कलकत्ता से उसके लिए दवाई मंगवा दी।
वह गरीबों का मसीहा बन गया प्यारे बच्चों और रॉबिन हुड की भूमिका निभाने लगा। इस समय उसका प्रमुख साथी जो बना उसका नाम था सदानंद। सदानंद के मना करने के बावजूद उससे मिलता था। किस्से कड़कर सुनाने की शरत की आदत इन्हीं दिनों विकसित हुई। 15 वर्ष की अवस्था में वह इस कला में पारंगत हो चुका था। वह ऐसी कहानी लिखता कि गोपाल दत्त का पुत्र अतुल चकित रह जाता। सूक्ष्म पर्यवेक्षक में निपुण शरत ने मौलिक कहानियां लिखनी शुरू कर दी। गांव की विधवा ब्राह्मणी नीरू की दुर्दशा भी शरत ने देखी और 32 वर्षीय नीरू पूरे गांव की सेवा करती, सबके काम आती और सभी उसे दीदी कहकर पुकारते। गांव के स्टेशन का परदेसी मास्टर उसे कलंकित करके भाग गया। गांव वालों ने दीदी का बहिष्कार किया और शरत उससे छुपकर मिलता और मदद करता। उसकी मृत्यु हो गई और गांव वालों ने उसका दाह संस्कार भी नहीं करने दिया। उसकी लाश जानवरों के खाने के लिए जंगल में फिकवा दी। तो शरत ने लिखा कि यदि नीरू को नरक ही मिलना है तो वह भी नरक में ही जाना चाहेगा। यहीं पर उसने विलासी कहानी के नायक मृत्युंजय को सपेरा बनते देखा और उससे सांप के कांटे का इलाज सीखा। एक जहरीले सांप को पकड़ते हुए मृत्युंजय चूक गया और मारा गया। विलासी ने आत्महत्या कर ली। कहानी लिखने की प्रेरणा शरत चंद्र को अपने पिता की लाइब्रेरी से ही प्यारे बच्चों मिली। न केवल उनके संग्रह की पुस्तकें शरत ने पढ़ी बल्कि पिता की ढेर सारी अधूरी कहानियों को पढ़कर उसे सदा लगा कि उसके पिता में कहानी लिखने की सामर्थ्य थी, परंतु उन्हें अपनी कहानियां अधूरी छोड़ देने के कारण यश नहीं मिला। शरत के उपन्यास चरित्रहीन की घटना उसके अपने जीवन से जुड़ी विधवा नीरू की जीवन की घटना ही है। अंततः माता भुवनेश्वरी देवी का धैर्य जवाब दे गया और पति की अकर्मण्यता और निर्धनता से वह परेशान रहती थी। वह अपने काका अघोरनाथ के पास भागलपुर चली गई और शरत भी फिर कभी लौटकर देवानंदपुर नहीं आया। देवानंदपुर और भागलपुर का उसका बचपन घोर निर्धनता और विवशता का जीवन था, जिसने उसे विविध गहन अनुभव दिए और जिनका प्रयोग शरत ने अपने साहित्य में किया। तो ये था आवारा मसीहा पाठ का सार। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको इस पाठ का सार जरूर समझ आएगा। यदि आपने मेरा चैनल निशा ठाकुर GSS बरोट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।